टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो आपको बहुत अच्छे लगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 9 का अध्याय 3 विषय अर्थशास्त्र और पाठ है हमारा निर्धनता एक चुनौती। इस चैप्टर को हम 1 बाय 1 करके एक एक लाइन करके देखने वाले हैं। आइए, निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता एक चुनौती, यहां से स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को परिचय से। अपने दैनिक जीवन में हम ऐसे अनेक लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। आप भी कई लोगों के संपर्क में आते होंगे, आपके कई मित्र भी हो सकते हैं जिनके बारे में आप क्या सोचते होंगे कि ये गरीब है बल, ठीक है। वे गांवों के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं तो भूमिहीन श्रमिक कौन होते हैं? जिनके ऐसे श्रमिक कौन होते हैं जो पैसा प्राप्ति के लिए किसी अन्य के काम करते हैं, उसे हम श्रमिक कहते हैं। तो भूमिहीन श्रमिक कौन हुआ? जिस व्यक्ति के पास भूमि नहीं है और वो दूसरे किसानों के यहाँ खेतों में जाके काम करता है, उसे हम भूमिहीन श्रमिक कह देते हैं। दूसरा, शहरों की भीड़ भरी झुग्गियां क्या होती है? झोपड़ियां, उसको हम झोपड़ियों को झुग्गियां कहते हैं। तो कहने का मतलब गरीब कोई भी हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्र में भी हो सकते हैं गरीब और शहरों में भी हो सकते हैं। शहरों में ज्यादातर कौन होते हैं? जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में जो भूमिहीन श्रमिक होते हैं ज्यादातर वो गरीब होते हैं। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं। जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहां जो वेतनभोगी श्रमिक होते हैं जिनको मंथली के एंड में पेमेंट मिलता है, वो भी गरीब हो सकते हैं। और ढाबों में काम करने वाले लोग और बाल श्रमिक भी गरीब हो सकते हैं। ये बाल श्रमिक क्या होते हैं? जब छोटे बच्चों को ढाबों में काम पर लगा लिया जाता है या किसी कार्य में, शारीरिक कार्य में लगा लिया जाता है, तो ऐसे श्रमिकों को हम बाल श्रमिक कहते हैं। गरीब बच्चे जो हैं वो कहां कहां हो सकते हैं? वे चिथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। और कौन हो सकते हैं गरीब? आपने देखा होगा अक्सर मंदिर के बाहर, गिरजाघर के बाहर, कहीं भी मार्केट में कि कुछ भिखारी होते हैं जो अपने गोद में बच्चों को उठाए रहते हैं, तो वो भी क्या होते हैं? गरीब होते हैं। इसलिए हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। भारत में तो स्पेशली हम क्या करते हैं, आप अगर मार्केट जाते हो या कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो आपको गरीबों की लाइन बहुत देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे देश में गरीबी काफी है। इसके हम कारण जानेंगे आगे। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति गरीब है भारत में। देखिए कितनी बड़ी बात है, भारत में हर 4 में से 1 व्यक्ति गरीब है। वो मैं भी हो सकता हूं, वो आप भी हो सकते हैं। तो सोचिए कितनी गरीबी है। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग गरीबी में जी रहे हैं। आप देखिए भारत की जनसंख्या कितनी है? लगभग 135 करोड़ वर्तमान में, और उसमें से 27 करोड़ लोग सीधे सीधे गरीबी रेखा के नीचे हैं, यानी कि अत्यंत निर्धन हैं। वो अपनी आजीविका नहीं प्राप्त कर पाते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर मैं इस गरीबी का अर्थ बताऊं तो गरीबी क्या हुई? गरीबी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाना, उसे प्राप्त नहीं कर पाना, उसे ही हम क्या कहते हैं? गरीबी। आगे हम इसे और देखने वाले हैं। इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं गरीबी है संख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, तो वो भारत है। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है निर्धनता एक चुनौती। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं निर्धनता के 2 विशिष्ट मामले। पहले हम शहरी निर्धनता देखते हैं। शहरों में जो निर्धनता होती है उसे शहरी निर्धनता, और ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली निर्धनता को ग्रामीण निर्धनता कहते हैं। अब देखें, 33 वर्षीय रामचरण झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता था। दैनिक श्रमिक कौन होते हैं? ये रामचरण क्या करता था? झारखंड में जो इनकी गेहूं की मिल थी, मिल यानी कि कारखाना, उसमें डेली बेसिस पे काम करता, यानी कि सुबह जाता शाम को आता और उसको शाम को पेमेंट दे दी जाती है। तो दैनिक श्रमिक वो होते हैं जो सुबह काम करने आए और शाम को जाते वक्त पैसे ले जाएं, उन्हें हम दैनिक श्रमिक कहते हैं। ये परमानेंट नहीं होते, कभी आते और कभी नहीं आते। जब कभी उसे रोजगार मिलता, जब कभी मतलब
हमेशा तो रोजगार मिलेगा नहीं ऐसे व्यक्तियों को, कभी कभी रोजगार मिल जाता है। तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपए कमा लेता है। यह 6 सदस्यों को एक परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। देखिए प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट हो गई है। कमा कितना रहा है वो व्यक्ति रामचरण? 1500 रुपए महीने का। और उसके बच्चे कितने हैं, यानी कि उसका परिवार कितना बड़ा है? देखिए 6 सदस्यों का परिवार है। 6 सदस्य मतलब कोई भी हो सकते हैं, पति पत्नी बच्चे। तो देखिए इसमें उसकी पत्नी है, 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं। सोचिए 4 बच्चे और एक पत्नी और एक पति, यानी कि 6 हो गए टोटल। तो 6 लोगों का खर्चा केवल 1500 रुपए में कैसे चले? आगे हम इन बच्चों की बात भी करेंगे कि इनका क्या दोष है कि वो गरीब है, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। उसे रामगढ़ के समीप ही, देखो आगे हम बढ़ते हैं, उसे रामगढ़ के समीप ही गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। अब 1500 रुपए तो कमाता है, उसमें भी अपने जो माता पिता हैं उनकी भी देखभाल करनी है, उनके लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। तो कहां से चलाए फिर अपना घर का खर्च? ठीक है, उससे पहले हम इसको थोड़ा सा इस चित्र को और देख लेते हैं। ये चित्र क्या कह रहा है वो देख लेते हैं हम। देखिए इस चित्र में आप देख सकते हैं ये व्यक्ति है एक जो बोझा उठाने का काम करता है। बोरी उठाकर कहाँ रख रहा है? ये ट्रैक्टर में रख रहा है। इधर ये फैक्ट्री है, आप देख सकते हैं फ्लोर मिल, आटे की फैक्ट्री है, गेहूं से आटा बनाने की फैक्ट्री। इधर ये एक छोटा सा ढाबा है जिसमें ये बाल श्रमिक यानी कि एक बच्चा काम कर रहा है, इसी को बाल श्रमिक कहते हैं। मकान का किराया अदा करने के पश्चात गांव में बूढ़े माता पिता के लिए कोई पैसा नहीं बचता है। ये इनकी प्रॉब्लम है। ये 4 हो गए, 1 2 3 4 5 और एक को पति 6। तो ये 6 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अब काम करने वाला एक है और खाने वाले ये 6 हैं टोटल, ठीक है, और साथ में इसके बूढ़े माता पिता भी हैं। तो आप देख लीजिए इस व्यक्ति की कितनी बड़ी समस्या है। ठीक है, उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामसरन और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर करते हैं। रामसरन शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक मकान में रहता है। यह भी किराए में रहता है। यह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी है। झोपड़ी को ईंट और मिट्टी से जो बनी हुई झोपड़ी होती है उसी को हम ये कहते हैं। ठीक है, खपड़ों का मतलब कि उसके खिपच्चियों से और इनसे बनी हुई। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का काम भी करती है, यानी कि जो वाइफ है उसकी वो नौकरानी का काम करती है, अलग अलग घरों में जाके बर्तन मांजना, अलग तरह के काम, तथा 800 रुपए प्रति माह कमा लेती है। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेते हैं, अर्थात इतना ही पैसा आता है कि दिन में 2 बार खा पाते हैं, कैसे जैसे अपना पेट भर पाते हैं, जिसमें वो दाल चावल खाते हैं। पर यह उन सबके लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि 6 लोगों का परिवार है। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए क्या कर रहा है? चाय की एक दुकान में एक सहायक का काम करके 300 रुपए और कमा लेता है, जैसा कि अभी हमने चित्र में बताया था। अभी हम इस बारे में और डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। बड़ी बेटी है, उसके जो छोटे बच्चे हैं दोनों, उनकी देखभाल कौन करता है? ये बड़ी बेटी जो 10 साल की है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है क्योंकि पैसे ही नहीं है। उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं। पुराने कपड़े पहनते हैं, फटे हुए कपड़े पहनते हैं, क्योंकि नए कपड़ों के लिए पैसे नहीं है। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं होते। और जूते पहनना विलासिता है। विलासिता मतलब कि इनके लिए जूते पहनना ऐसा है जैसे अमीर हो गए हों, तो इसलिए कभी जूते भी नहीं पहनते हैं। छोटे बच्चे अल्पपोषित हैं। अल्पपोषित का मतलब कि इनको संपूर्ण पोषण वाला भोजन नहीं मिल रहा है। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की भी कोई सुविधा नहीं मिलती है। तो देखिए आप, ये रही वो जो मैं बता रहा था आपको, आप देख सकते हैं। ये फिर से मैं बता रहा हूं, ये चित्र आप इस चीज को देखें। ये व्यक्ति है जो कमाता है। ये इस व्यक्ति के 2 माँ बाप हैं, ये पत्नी है, ये बेटी है, और ये बेटी इन दोनों बच्चों को संभाल रही है क्योंकि ये बड़ी हो चुकी है, कोई भी स्कूल नहीं जा रहा है। एक बेटा है जो कि चाय की दुकान में काम करता है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और ये 6, साथ में बूढ़े माँ बाप अगर और जोड़ दें तो 8 लोगों का परिवार है ये एक तरह से। तो सब ये थोड़े से पैसे कमा के लाता है। माता दूसरों को घरों में नौकरानी का काम करती है, वो पैसे कमा लाती है। तो इस तरह से इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है।
ये देखिए हमने स्टोरी। अब हम चलते हैं ग्रामीण निर्धनता पर। इसकी स्टोरी पढ़ लेते हैं हम। लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। काम अनियमित होता है, यानी कि उसे रोज काम नहीं मिलता, कभी मिलता है और कभी नहीं मिलता, और आय भी वैसी ही होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले में मात्र 50 रुपए मिलते हैं। सोचिए, पूरे दिन भर मेहनत की और फिर भी 50 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन प्राय खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूं मिल जाता है, दाल मिल जाती है और थोड़ी सी सब्जी मिल जाती है। जो जिस खेत में ये काम करता है वहां के मालिक इसको थोड़ा सा गेहूं, दाल और सब्जी भी दे देते हैं। 8 सदस्यों का यह परिवार है। हमेशा 2 वक्त का भोजन भी जुटा नहीं पाता है। अब सोचिए, ये तो 6 सदस्यों का परिवार था, ये 8 सदस्यों का परिवार है और 2 वक्त का जो भोजन होता है सुबह शाम का, वो भी नहीं खा पाता है। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहते हैं। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने का काम करती हैं और खेतों से जलाने के लिए लकड़ियां बीन कर लाती हैं, और उसी में इनका पूरा दिन निकल जाता है। उसके पिता की जो तपेदिक के मरीज थे, तपेदिक एक रोग होता है जिसके मरीज थे इसके पिता, चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पहले ही इनकी मृत्यु हो चुकी है। उसकी माँ अब और बीमारी से ग्रस्त है, यानी कि माँ भी बीमार हो गई है और उसका भी जीवन धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त होने की कगार पे है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल, लखा वहां भी नहीं गया, लेकिन ये पढ़ने नहीं गया कभी वहां। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा। परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है, हर साल नहीं खरीद पाते हैं, 4-5 साल में एक बार खरीद पाते हैं जब वो पूरे कपड़े फट चुके होते हैं। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता की वस्तु है, अर्थात ये साबुन और तेल भी नहीं खरीद पाते हैं, केवल पानी से ही नहा पाते हैं। ऐसी स्थिति है इनकी गरीबी की, आप देख सकते हैं। ये देखिए, क्या मैं कभी अपने परिवार के लिए नए कपड़े खरीद सकूंगा, ये प्रश्न है। अब इसका कारण देख लेते हैं। हम गरीबी तो बहुत देखी, हमने बहुत सारे लोगों को भी जानते हैं हम कि वो गरीब हैं, लेकिन गरीबी जानते हैं हम हैं, उसके कारण जानते हैं क्या हम, उसी की हम चर्चा करने वाले हैं। ये यहां दिए हैं निर्धनता के कारण। हालांकि इसमें तीसरे नंबर पे दे रखा है परिवार का आकार, लेकिन मेरा मानना है बच्चों कि गरीबी का सबसे बड़ा कारण, गरीबी नहीं, भारत में व्याप्त सभी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण परिवार का आकार है, जनसंख्या है। मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूं, वो गौर से सुनना। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल भारत से बड़ा है, ध्यान से सुनो। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल भारत से बड़ा है, लेकिन जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है उतने बच्चे हम एक साल में पैदा कर देते हैं। समझ में आई आपको? क्षेत्रफल में, आकार में हमसे बड़ा है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जितनी पूरे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है उतने बच्चे तो हम एक साल में पैदा कर देते हैं। अब बताओ मुझे कि कैसे गरीबी दूर हो जब हम इतने परिवार को आगे बढ़ाएंगे, इतने बच्चे पैदा करेंगे। तो मेरे हिसाब से जनसंख्या ही वो मूल तत्व है जो गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। आपने देखा होगा, जितना व्यक्ति अमीर होता है और जितना शिक्षित होता जाता है उसके उतने ही बच्चे कम होते हैं। आप मुकेश अंबानी जी के देखिए, या बड़े अमीर जितने भी हैं, बिल गेट्स हो, कोई भी हो, XYZ, आप उन सब के देख लीजिए, बच्चे 2 या 3, मैक्सिमम 3 बच्चे मिलेंगे। ये नहीं कि अरबपति हैं तो उनके अरबों बच्चे हैं, ऐसा नहीं होता है, उनके 2 या 3 बच्चे मिलेंगे, ठीक है। जबकि गरीब जो परिवार है, जैसे कि अभी हमने देखा, ये लखा सिंह का, इनका दोनों का उदाहरण देखा, किसी के परिवार में 6 लोग हैं और किसी के परिवार में 8 लोग हैं। कहने का मतलब, जिसे सबसे कम बच्चे पैदा करने चाहिए, जिस गरीब व्यक्ति को, क्योंकि उसके पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, बच्चे को कुछ देने के लिए नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो वो बच्चे कैसे पैदा कर सकता है? लेकिन उसके बावजूद हो रहा क्या है, गरीब व्यक्ति ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है और अमीर व्यक्ति अपनी समझदारी का परिचय देकर बच्चे कम पैदा कर रहा है। तो यही कारण है कि इस कारण से गरीब व्यक्ति गरीब है। उसके गरीबी होने का कारण क्या है? सबसे बड़ा परिवार का आकार। तो पहला हो गया मेरे हिसाब से, जनसंख्या पहला कारण है गरीबी का। फिर दूसरा ये कारण हम देख लेते हैं, भूमिहीनता। भूमिहीनता का मतलब है कि भारत में कुछ लोगों के पास तो कई कई बीघा जमीन है, जबकि कुछ लोगों के पास रहने के लिए घर तक नहीं है। तो हमारे देश में भूमि का वितरण क्या है? असमान है, जिसके कारण
कुछ लोग किसानी कर या खेती करके अगर उपज प्राप्त कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण है हमारा बेरोजगारी। आप सभी जानते हैं कोरोना काल में बहुत ज्यादा बढ़ गई है हमारी बेरोजगारी, इससे गरीबी और बढ़ेगी। बेरोजगारी और गरीबी का सीधा संबंध है, क्योंकि बेरोजगारी होने से लोगों की आय कम होती है और आय कम होगी तो वो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरा नहीं कर पाएंगे, तो उसके कारण और ज्यादा गरीबी बढ़ती है। फिर है निरक्षरता। निरक्षरता क्या होती है? निरक्षरता का मतलब है शिक्षा का अभाव। शिक्षा के अभाव को ही निरक्षरता कहते हैं। भारत में आज भी बहुत बड़ी संख्या में लगभग 75% जनसंख्या साक्षर है, लेकिन अभी भी 20 से 25% जनसंख्या ऐसी है जिसे शिक्षा नहीं मिलती है। हालांकि भारत सरकार द्वारा कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं शिक्षा के लिए, लेकिन फिर भी पेरेंट्स स्कूल नहीं भेजते हैं बच्चों को, और कुछ बच्चे भी पढ़ाई करना पसंद नहीं करते हैं। फिर अगला है खराब स्वास्थ्य और कुपोषण। खराब स्वास्थ्य और कुपोषण का अर्थ है कि संतुलित भोजन की प्राप्ति का ना होना। संतुलित भोजन नहीं प्राप्त होता तो इससे गरीबी कैसे हो जाते हैं? एक स्वस्थ व्यक्ति ही काम कर सकता है। मान लीजिए एक किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए 2 व्यक्ति जाएं, एक बीमार हो और एक स्वस्थ हो, तो फैक्ट्री मालिक किसको रोजगार देगा? स्वस्थ व्यक्ति को देगा, है ना? तो यही बात यहाँ पे है कि जिसका स्वास्थ्य अच्छा होगा वो अच्छा काम कर पाएगा, इसलिए रोजगार उसे तो मिल जाएगा, लेकिन जो बीमार व्यक्ति है उसे रोजगार नहीं मिलेगा। तो भारत में स्वास्थ्य की सुविधाएं भी अभी उतनी परिपक्व नहीं हुई है। हमारे यहाँ पोषण की भी कमी है, जिसके कारण लोग उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिर है बाल श्रम। बाल श्रम का मतलब होता है जब छोटे बच्चे श्रमिक का कार्य करने लग जाएं, ढाबों में, चाय में, इनमें, तो उसे हम बाल श्रमिक कहते हैं। इससे क्या होता है? बाल श्रमिक होने से बालक पढ़ नहीं पाता है, और वो पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो इसलिए बाल श्रमिक भी क्या है? निर्धनता का कारण है। फिर अगला कारण है असहायता। गरीबी का कारण असहायता भी है। असहायता मतलब हम एक दूसरे की मदद भी नहीं करते हैं, यानी कि अगर हमारे में कोई संपन्न है तो हम दूसरे व्यक्ति की मदद करके उसे आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करते हैं। तो असहायता भी हमारे देश में गरीबी का एक कारण है। लेकिन जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, गरीबी के अगर कारण लिखने हो आपको तो सबसे पहला आप कारण क्या लिखेंगे? जनसंख्या, परिवार का आकार। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है? बेरोजगारी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है? निरक्षरता। ठीक है, और फिर आप इन अलग अलग लिखें, लेकिन पहले 3 कारण यही लिखना जो मैंने बताया। आगे बढ़े। ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी और आश्रय का ना होना है। भुखमरी का मतलब कि जीवन जीने के लिए या रोज की अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए जितनी सामग्री की आवश्यकता होती है वो प्राप्त नहीं हो पाना, उसे ही हम क्या कहते हैं? भुखमरी। यह एक ऐसी स्थिति भी है जहां जब माता पिता अपने बच्चों को, अपने जो पाल्य हैं उन्हें विद्यालय नहीं भेज पाते, या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता है। गरीब व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? अपने बच्चों को कहाँ भेजेगा? स्कूल भेजेगा या कमाने के लिए भेजेगा? कमाने के लिए भेजेगा ना। तो यही प्रॉब्लम है, तो वो विद्यालय नहीं आते गरीब बच्चे, और साथ में कोई बीमार आदमी इलाज भी नहीं करवा पाता है क्योंकि पैसा ही नहीं है। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। जो व्यक्ति निर्धन होगा उसे स्वच्छ जल भी नहीं मिलेगा क्योंकि इनके लिए पैसा लगता है। सफाई और सुख सुविधाओं का भी अभाव होगा उसके पास। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है। गरीबी का मतलब क्या है? कि जो गरीब है उसके पास रोजगार नहीं है, क्योंकि अगर रोजगार होता तो वो गरीब थोड़ी ना होता। तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का भी अभाव है। अतः इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। गरीबों के साथ अक्सर आपने भी देखा होगा लोग दुर्व्यवहार करते हैं क्योंकि पैसा बोलता है। जो अमीर लोग होते हैं वो गरीबों की कम कदर करते हैं, ऐसा आपने अक्सर सरकारी क्षेत्रों में देखा होगा। स्पष्ट है कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता। जाहिर बात है इतना गंदा व्यवहार हुआ तो कोई निर्धनता में जीना चाहता है क्या? नहीं चाहता। फिर भी भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या आज भी गरीबी में जी रही है। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय स्थिति से
दयनीय निर्धनता से बाहर निकलना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो यही हमारे भारत की सबसे बड़ी चुनौती है कि निर्धनता को दूर कैसे किया जाए, गरीबी को कैसे दूर किया जाए। महात्मा गांधी हमेशा इस बात पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। अर्थात गांधी जी चाहते थे कि भारत निर्धनों से मुक्त देश बने, गरीबों से मुक्त देश बने। अब हम आते हैं सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या होती है। उससे पहले मैं फिर से बता रहा हूं निर्धनता का अर्थ क्या होता है अर्थशास्त्र में। जब व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा, मकान आदि की पूर्ति नहीं कर पाता है तो उसे हम निर्धन मानते हैं। ये मैंने निर्धनता का अर्थ बताया है, ठीक है। अब हम सामाजिक जो वैज्ञानिक होते हैं, जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं, उनकी नजर में निर्धनता क्या है, वो किसको मानते हैं निर्धनता, वो देखते हैं। क्योंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। कई सूचकांकों का इन्होंने प्रयोग किया है जिसके आधार पर ये गरीबी को मापते हैं, उसका पैमाना करते हैं। सामान्यतया प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित है। ज्यादातर जो गरीबी का पैमाना है भारत में, वैसे संपूर्ण गरीबी का जो पैमाना है भारत में वो 2 लेवल पे है, आय के लेवल पे और उपभोग के लेवल पे, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे, अभी आने वाला है वो टॉपिक। लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे सामान्य और सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। अर्थात गरीबी का मतलब अब केवल आय और उपभोग नहीं है, बल्कि सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है कि अगर कोई निरक्षर है, कोई कुपोषण है, किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी है, किसी की स्वास्थ्य सेवाओं में कमी है, रोजगार के अवसर में कमी है, अच्छे पेयजल की कमी है, स्वच्छता की कमी है, तो इसे भी अब गरीबी में माना जाता है। किसके अनुसार? सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। अब देखते हैं हम सामाजिक अपवर्जन क्या होता है। इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। मैं इसको अभी देखिए आपको सरल भाषा में समझाता हूं, एकदम आगे बढ़िए। देखिए ये यहाँ पे है हम। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण भी है और परिणाम भी है। मोटे तौर पर यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहता है जिनका उपभोग दूसरे करते हैं। अब समझिए इसका अर्थ। सामाजिक अपवर्जन का मतलब है कि सरकार के द्वारा प्रदान की गई या समाज में जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, सुविधाएं हैं और लाभ हैं, उन्हें अमीर लोग तो पैसा चुकाकर प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन गरीब लोग के पास पैसा नहीं होता, इसलिए वो उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रह जाते हैं, उनसे वंचित रह जाते हैं, अर्थात उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसी को क्या कहा गया है? सामाजिक अपवर्जन। इसी को क्या कहा गया है? सामाजिक अपवर्जन। तो इसका मतलब सामाजिक अपवर्जन क्या हुआ? सरकार या समाज में व्याप्त विभिन्न सुविधाओं, लाभों और अवसरों से जो लोग अपवर्जित रह जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, क्योंकि वो गरीब होते हैं, तो इसी को सामाजिक अपवर्जन कहा गया है। एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है इसमें, जिसमें क्या होता है, कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से वर्जित रखा जाता है। जैसे भारत में कुम्हार है तो भैया घड़े बनाने का कार्य है। हालांकि अब ये सब परिवर्तन हो चुका है और धीरे धीरे हो भी रहा है। कई चीजें हैं जो भारत में बहुत तेज गति से सुधरी हैं, हम भी इसमें सुधार की प्रक्रिया में शामिल है। लेकिन हमारी जो प्राचीन जाति व्यवस्था थी उसमें क्या होता था कि एक कुछ खास जाति के लोगों को कुछ खास कार्यों के लिए ही माना जाता था। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता, बल्कि यह उससे कहीं अधिक क्षति पहुंचाता है। तो इस प्रकार से जो सामाजिक अपवर्जन है उससे आय तो कम होती है, लेकिन साथ में ये सुविधाओं, लाभों और अवसर जिससे वो आगे बढ़ सकता है उसको भी वंचित कर देता है। अब देखते हैं निर्धनता के प्रति असुरक्षा क्या है। ठीक है, निर्धनता के प्रति असुरक्षा
एक माप है। किस चीज का माप है? कि जो कुछ विशेष समुदायों, जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य हो या कोई व्यक्ति हो जैसे विधवा, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हो, उनके भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की संभावना को बताता है। तो सरल शब्दों में मैं बताऊं तो निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक ऐसा मापक है, ऐसा माप है जिसके द्वारा ये पता चलता है कि कुछ विशिष्ट लोग भविष्य में भी निर्धन रहने वाले हैं, अर्थात वो भूतकाल में भी निर्धन है, वर्तमान में भी निर्धन है और उनके भविष्य में भी निर्धन बने रहने की संभावना है। इसी को निर्धनता के प्रति असुरक्षा का माप कहते हैं। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, परिसंपत्ति क्या होती है? जो उत्पादक संपत्तियां होती है जैसे भूमि, भवन, इन सबको हम क्या कहते हैं? परिसंपत्ति। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों में से होता है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है कि उनमें कितनी दम है, कितना उनके पास पैसा है या कितनी क्षमता है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप हो या नौकरियों की उपलब्धता में कमी हो, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही क्या है? असुरक्षा। तो असुरक्षा केवल गरीबों में नहीं होती है। प्राकृतिक आपदाओं के समय कोई भी व्यक्ति निर्धनता से ग्रसित हो सकता है, भले ही उसके पास पैसा हो, लेकिन अगर प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़, भूकंप, ऐसी स्थिति में या नौकरी चली गई तो बड़े बड़े अमीर लोग भी अचानक से गरीब हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। अगला टॉपिक था हमारा, देखिए, निर्धनता रेखा। अब ध्यान देना, निर्धनता रेखा अलग चीज होती है और निर्धनता अलग चीज होती है। अब हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय तथा उपभोग पर आधारित है। मैंने पहले ही बताया है, भारत में निर्धनता का आकलन दो तरह से किया जाता है। मैं निर्धनता की परिभाषा फिर से दे रहा हूं। यदि व्यक्ति के पास अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन नहीं हो, संपत्ति नहीं हो, पैसा नहीं हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? निर्धन। ये तो है निर्धनता क्या है। निर्धनता रेखा के लिए भारत में आय और उपभोग को मापदंड लिया गया है। क्या है आय और उपभोग का मापदंड? आइए इसके लिए हम नीचे चलते हैं, आपको लेके चलते हैं। देखिए, आय और उपभोग का मापदंड ये रहा। देखिए, भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। अर्थात भारत में जो मापदंड लिए गए हैं आय और उपभोग, तो उपभोग का मापदंड किससे संबंधित है? कैलोरी के उपभोग से। ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग नहीं कर पाता है, अर्थात उसे ऐसा भोजन नहीं मिलता है किसी व्यक्ति को जो 2400 कैलोरी उसे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दे, तो वो क्या माना जाएगा? गरीब। ये ग्रामीण क्षेत्र में। और शहरी क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र मतलब शहरी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे अपने खाने से, अपने भोजन से 2100 कैलोरी पर डे नहीं मिल रही है, तो उसे भारत सरकार के अनुसार क्या माना जाएगा? गरीब। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम प्राप्त करने वाले व्यक्ति को हम क्या मानते हैं? निर्धनता रेखा से नीचे। और यही भारत में निर्धनता की रेखा है। इसी ही निर्धनता की रेखा कहते हैं 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी को ही निर्धनता रेखा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा मानी गई है। यहाँ पे देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में तो 2400 कैलोरी रखा गया है और शहरी क्षेत्रों में 2100। क्यों? क्योंकि शहरी क्षेत्रों में लोग शारीरिक काम कम करते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में खेत होने के कारण वहां शारीरिक काम अधिक होता है, इसलिए यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में कैलोरी का उपभोग ज्यादा रखा गया है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को
कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। अर्थात इतनी कैलोरी प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यकता होगी? भोजन की। और भोजन के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी? पैसों की। और इन चीजों में क्या होती है? कीमतों में भी वृद्धि होती रहती है, तो इनमें संशोधन किया जाता रहता है कि कितना पैसा जरूरत है। तो अभी जो वर्तमान में हमारे पास आंकड़े हैं उनके आधार पर हम बात करें। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपए प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए प्रति माह किया गया है। अर्थात जैसा कि फिर मैं बता रहा हूं, भारत में गरीबी का आकलन के लिए दो मापदंड यूज किए गए हैं। एक कैलोरी का उपभोग, जो मैं बता चुका हूं, 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी, ये निर्धनता रेखा है। दूसरी निर्धनता रेखा आय से संबंधित है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति 816 रुपए प्रति माह नहीं कमा पाता है और शहरी क्षेत्र में अगर कोई 1000 रुपए प्रति माह नहीं कमा पाता है तो उसे हम निर्धनता रेखा से नीचे मानेंगे। और ये आय वाली निर्धनता रेखा है और ये कैलोरी के उपभोग वाली निर्धनता रेखा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए निर्धनता रेखा क्या है तो सबसे पहले आप कौन सा आंसर देंगे? 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी। और जब आय के आधार पर पूछा जाए तो आप ये देंगे। ठीक है, ये उपभोग के आधार पर थी और ये आय के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निर्धारित की गई है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें क्या होती हैं? ज्यादा होती है। कैलोरी तो शहरी क्षेत्र में कम रखी गई है, लेकिन पैसा वहां ज्यादा रखा गया है। क्यों? क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बहुत सारी चीजों की कीमतें बहुत अधिक होती हैं, इसलिए वहां ज्यादा खर्च करना पड़ता है वस्तुओं के लिए। इस प्रकार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग 4080 रुपए प्रति माह से कम है। यदि 5 सदस्यों का परिवार 4080 रुपए प्रति माह से कम कमाता है तो उसे हम क्या मानेंगे? गरीब। और इसी तरह शहरी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति 5000 रुपए प्रति माह से कम कमाता है तो उसका परिवार क्या माना जाएगा? गरीब। ये 5 सदस्यों वाले परिवार की हमने बात की है। ग्रामीण क्षेत्र में 4080 रुपए कमाए वो 5 सदस्यों वाला परिवार, और शहरी क्षेत्र में वो 5000 रुपए कमाए तब तो उसे नहीं मानेंगे, लेकिन अगर इससे कम कमाता है तो उसे हम गरीबी रेखा में मानेंगे, जिसे हम बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर किया जाता है। और कितने सालों में करते हैं हम निर्धनता का आकलन? प्रत्येक 5 वर्ष में निर्धनता का आकलन किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है और प्रत्येक 5 साल में ये कार्य किया जाता है। आगे बढ़े हम। ये तो हो गई भारत की निर्धनता रेखा। तो भारत की निर्धनता रेखा दो तरह से है, कैलोरी के उपभोग से और आय के उपभोग से। अब हम पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय निर्धनता रेखा या वैश्विक निर्धनता रेखा। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं, अर्थात 2011 के आंकड़ों के अनुसार 1.9 डॉलर, ये डॉलर का साइन है, ठीक है, 1.9 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम कमाने वाले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्धन माना जाता है। अगर हम विश्व के निर्धनता रेखा के अनुसार चलें तो 1.9 डॉलर प्रति व्यक्ति अगर प्रतिदिन से कम कमाता है तो उसे विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अनुसार निर्धन माना जाएगा, गरीब माना जाएगा, बीपीएल माना जाएगा। ठीक है, तो हमारी दोनों चीजें हो गई। भारत की निर्धनता अलग रेखा है जबकि विश्व की निर्धनता रेखा अलग है। ध्यान दें, पुरानी किताबों में आंकड़े पुराने हो सकते हैं, आप लेटेस्ट बुक लें तो उसमें ये आंकड़े नहीं मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। निर्धनता के अनुमान, इसके लिए हम तालिका देखेंगे तभी हम ये समझ पाएंगे। हम यहां से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम इस तालिका को। तालिका 3.1 भारत में निर्धनता के अनुमान, तेंदुलकर कार्यप्रणाली। ये तेंदुलकर समिति थी जिसने ये निर्धनता के अनुमान पेश किए थे, निर्धनता के आकलन की रूपरेखा बताई थी, तो इसीलिए हम इसे तेंदुलकर कार्यप्रणाली कहते हैं। ये निर्धनता अनुपात है, प्रतिशत है। ये निर्धनता की संख्या है, निर्धनों की संख्या करोड़ में, कितने करोड़ लोग हैं ये बता रहा है। अच्छा, खास बात, ये टेबल गलत है बेटा,
क्यों कह रहा हूं मैं गलत? क्योंकि प्रतिशत कभी भी 507% और ऐसे नहीं होता है। तो ये गलती से जो ये 507 दिख रहा है ना, ये 507 नहीं है, 50.7% है। इसे सही कर लें आप। ये 50.7% है, ये 32% है, ये 42% है, ये 26% है, ये 34%, 21% ऐसे है। ये गलती से यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा है, आप इसे करेक्ट कर लें। ठीक है, तो ये सारे प्रतिशत हैं और ये सारे निरपेक्ष आंकड़े हैं। तो अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले 1993-94 की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 50.7% जनसंख्या क्या थी? गरीब। कब? 1993-94 में। 2004-5 की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी घटकर कितनी हो गई? 50.7% से घटकर अब कितनी हो गई गरीबी? 42%। फिर 2009-10 में और गरीबी घटी तो 42 से घटकर कितनी हो गई? 34%। और 2011-12 में अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीबी है वो घटकर कितनी हो गई है? 26%। तो आप देख सकते हैं भारत के ग्रामीण क्षेत्र में, गांवों में गरीबी निरंतर घटती जा रही है। 50.7% से घटकर 42, फिर 34 और फिर 26% गरीबी रह गई है 2011-12 में। ऐसे ही शहरी क्षेत्रों में देखते हैं तो 1993-94 में 32% लोग गरीब थे, फिर घटकर 26% लोग हो गए, फिर 21% लोग हो गए और अंत में 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्र में मात्र 14% लोग ही गरीब हैं, बाकी सब गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। अब ये योग किसका है? ये संपूर्ण भारत का है। संपूर्ण भारत में 1993-94 में कितने प्रतिशत लोग गरीब थे? 45% लोग संपूर्ण भारत में गरीब थे। 2004-5 में कितने लोग गरीब थे? 37% लोग पूरे भारत में गरीब थे। जबकि 2009-10 में 30% लोग भारत में गरीब थे और 2011-12 में मात्र 22% लोग पूरे भारत में गरीब हैं। तो आप देख सकते हैं भारत में गरीबी 45% से घटकर 37%, फिर 30% और अब केवल 22% लोग भारत में गरीब बचे हैं। ये तो है प्रतिशत। अब आते हैं निर्धनों की संख्या। ये सही नहीं है, ये टेबल फिर से गलत है, क्योंकि भारत की वर्तमान में जनसंख्या ही लगभग 135 करोड़ है, तो 329 करोड़ कैसे गरीब हो सकते हैं? तो ये गलत है, निश्चित रूप से गलत है ना, समझ में आया? तो ये करोड़ में नहीं है, आप ये फिर वही बात, ये पॉइंट गायब हो गया है यहां से। ये 329 करोड़ नहीं, ये बल्कि क्या है? 32.9 करोड़। ये 326 नहीं, 32.6 करोड़ है। ये 27.8 करोड़ है, ये 21.7 करोड़ है, ये फिर 75 करोड़, 81 करोड़, 76 करोड़, 53 करोड़ और ये 40.4 करोड़ है, ये 40.7 करोड़ है, ये 35.5 करोड़ है और ये 27.0 करोड़। इन सब टेबल को आप सही कर लें, ये गलत है टेबल। ठीक है, तो अब हम आपको तुलना करके दिखाते हैं। 1993-94 में भारत में ग्रामीण क्षेत्र में कितने लोग गरीब थे? 32.9 करोड़ लोग ग्रामीण जनसंख्या का गरीब थी। 2004-5 में ये गरीबी घटकर कितनी हो गई? 326 करोड़ लोग गरीब रहे ग्रामीण क्षेत्र में। 2009-10 में 278 करोड़ लोग गरीब थे, जबकि 278 नहीं, 27.8 करोड़ और 2011-12 में 21.7 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्र में या गांवों में गरीब थे। ठीक है, भारत की जो जनसंख्या है उसमें से लगभग 21.7 करोड़ लोग गरीब थे ग्रामीण क्षेत्र में 2011-12 में। शहरी क्षेत्र में देखें तो 1993-94 में शहरों में 75 करोड़ लोग गरीब थे, फिर 2004-5 में गरीबी बढ़ी शहरों में और 81 करोड़ लोग गरीब हो गए, फिर बाद में 2009-10 में गरीबी घटी और 76 करोड़ हो गए और 2011-12 में शहरी क्षेत्र में गरीबी घटकर 53 करोड़ हो गई। आप टोटल देखें भारत में कितनी गरीबी है टोटल, तो 1993-94 में भारत में 40.4 करोड़ लोग गरीब थे, 2004-5 में 40.7 करोड़ लोग गरीब थे, जबकि 2009-10 में 35.5 करोड़ लोग गरीब थे और 2011-12 में 27.0 यानी कि 27 करोड़ लोग भारत में गरीब रहे। तो यह है निर्धनों की संख्या। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये टेबल गलत है और इसका ये एनालिसिस भी गलत है, आप इसे सही कर लें। 407 करोड़ की जनसंख्या तो हमारी है ही नहीं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो असुरक्षित समूह, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी
भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं, वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवार है। अर्थात भारत में जो सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं वो कौन से हैं? SC/ST के लोग। इसी प्रकार आर्थिक समूह में सर्वाधिक असुरक्षित समूह कौन है? ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार सबसे ज्यादा गरीब है भारत में। और शहरों में रहने वाले जो अनियत मजदूर हैं, यानी कि जिन्हें रोज रोज काम नहीं मिलता, उन्हें हम अनियत मजदूर कहते हैं, उनके परिवार भी भारत में बहुत ज्यादा गरीब है। तो इस प्रकार से हमारे देश में गरीबी इस ज्यादा है अनियत मजदूरों में और कृषि श्रमिक परिवारों में। यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का औसत भार सभी समूह के लिए कितना है? 22% लोग हमारे देश में गरीब है। अनुसूचित जातियों के 100 में से 43 लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में 34% अनियत मजदूर निर्धनता रेखा से नीचे हैं और लगभग 34% अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में है और 29% अनुसूचित जनजातियां भी क्या है? भारत में निर्धन है। अब हम इसे आंकड़ों को देखते हैं इस चित्र की सहायता से। तो आप देखिए, ये इधर हमने क्या लिया है? इधर हमने लिया है कि निर्धनता की संख्या कितनी है और इधर हम ले रहे हैं सामाजिक समूह। तो सबसे ज्यादा गरीब कौन है? आपको सबसे ऊपर कौन सा दिख रहा है बताइए? अनुसूचित जनजाति। सही कहा आपने, अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा गरीब है। ये देखिए 43। सबसे ज्यादा गरीब कौन है? अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति के 43% लोग सबसे ज्यादा गरीब है। और फिर दूसरे नंबर पे कौन आता है? अनियत जो कृषि श्रमिक हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिक होते हैं, मजदूरी के लिए आते हैं खेतों में काम करने के लिए, उनकी जनसंख्या का 34% लोग, ध्यान रखना जितने श्रमिक हैं उनके 34% लोग वो गरीब हैं। और ऐसे ही शहरी क्षेत्र के अन्य जो मजदूर हैं वो भी 34% लोग गरीब हैं, जबकि अनुसूचित जाति के 29% लोग गरीब हैं और भारत की जो गरीबी है वो है 22%। यानी कि जितनी गरीबी पूरे संपूर्ण भारत में है उससे ज्यादा भाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण अनियत कृषि श्रमिक और शहरी अनियत गैर कृषि श्रमिकों में देखी जाती है। तो ये चिंता का विषय है, हमें इन लोगों की गरीबी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं शहर में भी पर्याप्त पैसा प्राप्त नहीं कर सका, इतनी अनियमित आय में मैं अपने बच्चों को विद्यालय कैसे भेजूं? देखिए, एक व्यक्ति की समस्या है कि वो कैसे भेजे अपने बच्चों को विद्यालय, कि उसके पास पैसे ही नहीं है, यूनिफॉर्म कैसे खरीदे, बुक्स कैसे खरीदे, कॉपी कैसे खरीदे, सब समस्याएं। ये एक ग्रामीण का चित्र है, ये शिवरमन की कहानी है जिसे हम अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं। देखिए, शिवरमन तमिलनाडु में करूर कस्बे के निकट एक छोटे से गांव में रहता था। करूर हथकरघा और बिजली करघा के अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। जो ये गांव है, हथकरघा मतलब हाथ से बनी चीजों के लिए और बिजली से बनी चीजों के लिए। गांव में 100 परिवार रहते हैं। शिवरमन आयुर थांथियार मोची जाति का है, अर्थात मोची का काम करते हैं और अब वह 160 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से एक खेती हर मजदूर के रूप में काम करता है। ये क्या काम करता है शिवरमन? किसी के खेत में जाके काम करता है मजदूरी का और उसे 160 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलते हैं। लेकिन उसे यह काम वर्ष में मात्र 5 या 6 महीने मिलता है। क्यों? क्योंकि अन्य दिनों में क्या होता है, फसल उगाने और काटने के वक्त ही मजदूर की आवश्यकता होती है, बीच में तो मजदूर की आवश्यकता होती ही नहीं है। तो उस दौरान ये शिवरमन बेरोजगार हो जाता है। अन्य समय में वह गांव में दूसरे छोटे मोटे काम करता है। उसकी पत्नी शशिकला भी उसके साथ काम करती है, लेकिन इन दिनों उसे कभी कभी ही काम मिल पाता है। यदि मिलता भी है तो उसी काम के लिए उसे शिवरमन जो करता है उसे 100 रुपए प्रतिदिन मिलता है। परिवार में 8 सदस्य हैं। देखिए, फिर वही आ जाता है परिवार का आकार। जहां जहां गरीबी है वहां वहां जनसंख्या ज्यादा है। मैं इतना दावा कर सकता हूं एक अर्थशास्त्री होने के नाते कि भारत की 95% समस्या इस जनसंख्या के कारण ही है और गरीबी का सबसे बड़ा कारण ये जनसंख्या है। जिस घर में बच्चे ज्यादा होंगे वो गरीबी का कारण तुरंत बनता है। तो इसीलिए भारत सरकार कहती है छोटा परिवार
सुखी परिवार। इसीलिए छोटा देश सुखी देश। ऑस्ट्रेलिया देखिए कितना संपन्न है, अमेरिका कितना संपन्न है, जापान कितना संपन्न है। क्यों? क्योंकि वहां जनसंख्या कम है। ठीक है। शिवरमन की 65 वर्ष की विधवा मां बीमार है और प्रतिदिन के कामों में उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है। उसकी 25 वर्ष की एक अविवाहित बहन भी है और उसके अपने 4 बच्चे हैं जिनकी आयु 1 वर्ष से 16 वर्ष के बीच में। बहन भी है और उसके खुद के 4 बच्चे भी हैं जिनकी आयु देखिए 1 से 16 वर्ष, यानी कि सबसे बड़ा वाला बच्चा 16 साल का हो गया और सबसे छोटा बच्चा अभी अभी पैदा ही हुआ है, 1 साल का ही हुआ। तो इससे पता चलता है जनसंख्या का गैप। उनमें से 3 लड़कियां हैं और सबसे छोटा बेटा है। आप भी जानते हैं भारत में बेटों की प्राप्ति के लिए कई बार हमारे देश में बच्चे बहुत ज्यादा कर दिए जाते हैं। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती है। लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदना क्या है? विलासिता की है, अर्थात इतना पैसा उनके पास है ही नहीं और उसके बस से बाहर है। फिर एक दिन उनकी शादी भी करनी है, उसके लिए भी पैसा चाहिए, इसलिए वह अभी उनकी शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहता। शिवरमन क्या नहीं चाहता कि लड़कियों पर पैसा मत खर्च करो, क्योंकि उनकी शादी भी करनी है, तब पैसा खर्च होगा। तो अभी इनके ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं करते हैं। इनको कोई शिक्षा में या किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाती। उसकी मां की अब जीने की कोई इच्छा नहीं है और वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है, जो कि बूढ़ी हो चुकी है। उसकी बहन और सबसे बड़ी लड़की घर का काम संभालती है। शिवरमन अपने बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है ताकि उसका जीवन संवर सके। उसकी अविवाहित बहन की उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती है, दोनों में लड़ाई रहती है अविवाहित बहन और पत्नी के बीच में। शशिकला उसे एक बोझ समझती है उसकी बहन को, लेकिन शिवरमन धन की कमी के कारण उसके लिए कोई योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा है। ये दहेज प्रथा को दिखाता है। यद्यपि उसके परिवार को 2 जून की रोटी का प्रबंध करना कठिन हो रहा है, शिवरमन मात्र अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीद कर लाता है। इतनी गरीबी है शिवरमन के परिवार में और उसका एक बड़ा कारण क्या है? जनसंख्या। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अंतर्राज्यीय असमानताएं। भारत में निर्धनता का एक और पहलू है, आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। अंतर्राज्यीय असमानता का मतलब क्या होता है कि निर्धनता की दृष्टि से भारत के विभिन्न राज्य समान नहीं हैं, उसे ही हम निर्धनता की अंतर्राज्यीय असमानता कहते हैं। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में दीर्घकालिक कमी हुई है, अर्थात सभी राज्यों में निर्धनता घटी है। यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में क्या है? अलग अलग है। वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता का अनुपात कितना था? 22% लोग भारत में गरीब थे। कुछ राज्य मध्य प्रदेश जैसे असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में जो निर्धनता का अनुपात है, निर्धनता प्रतिशत जो है वो राष्ट्रीय अनुपात से भी ज्यादा है। इन राज्यों में ये चिंता का विषय है, क्योंकि पूरे देश भर में तो है 22% गरीब और इन राज्यों में 22% से ज्यादा गरीब है, जिसे हम आरेख 3.2 में अभी देखने वाले हैं। बिहार, उड़ीसा में 33.7% और 32.6% निर्धनता है। बिहार में कितनी है गरीबी? 33.7%, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में है। दूसरे नंबर में गरीबी कहाँ है? 32.6% जनसंख्या के साथ उड़ीसा दूसरे नंबर पे है गरीबी में। ठीक है, तो ये 2 सबसे ज्यादा गरीबी वाले राज्य हैं हमारे देश के। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है, अर्थात इन राज्यों में ग्रामीण निर्धनता तो है ही, शहरी निर्धनता भी बहुत ज्यादा है। जबकि इनकी तुलना में केरल में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिमी बंगाल में गरीबी घटी है, निर्धनता घटी है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर, अर्थात यहाँ कृषि बहुत अच्छी होती है, फसल बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ भगवान की कृपा से बारिश अच्छी होती है, पानी अच्छा है, तो यहाँ प्रोडक्शन खूब होता है, तो यहाँ गरीबी बहुत कम है। केरल ने मानव संसाधन विकास पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण के द्वारा केरल ने अपनी गरीबी दूर की है। पश्चिमी बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में बहुत ज्यादा मदद मिली है, वहां की सरकारों के प्रयास से गरीबी दूर हुई है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सुधार हो सका है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है?
PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके माध्यम से राशन की दुकानों का प्रयोग करके सरकार गरीबों को कम कीमत में अनाज उपलब्ध कराती है, उसे ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। ठीक है, अब हम पहले ये तालिका 3.2 देख लेते हैं, फिर हम यहाँ वैश्विक निर्धनता पर वापस आएंगे। चलिए तालिका 3.2 देखते हैं। पहले भारत के चुनिंदा राज्यों में निर्धनता अनुपात। तो आप देखिए इस तालिका में भारत का कितना है अनुपात। भारत में 21.9% लोग गरीब हैं। ये देखिए आप 21.9% यानी कि लगभग 22% लोग भारत में गरीब है। भारत में तो है 21.9% गरीब लोग। सबसे नंबर 1 पे कौन है गरीबी के मामले में? बिहार, 33.7% जनसंख्या गरीब है। दूसरे नंबर पे गरीबी के मामले में कौन है? ओडिशा, 32.6%। तीसरे नंबर पे कौन है गरीब राज्य? 31.9%। चौथे नंबर पे कौन है भारत में गरीब राज्य? मध्य प्रदेश, 31.7% लोग गरीब है। पांचवें नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश, 29.4% जनसंख्या के साथ गरीब है। फिर कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान में कितनी गरीबी है? 14.7% जनसंख्या राजस्थान में गरीब है, जबकि केरल में मात्र 7.1% लोग ही गरीब है। तो इस दृष्टि से देखा जाए, इस तालिका को देखा जाए तो इस तालिका के अनुसार सबसे कम गरीबी कहाँ है? केरल में। और सबसे अधिक गरीबी कहाँ है? बिहार में। ठीक है, और भारत की गरीबी कितनी है? 21.9%। ये हमने तालिका देख ली। अब हम वापिस से अपने टॉपिक पे आते हैं। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार कौन निर्धन माना जाता है? $1.9 से कम कमाने वाले व्यक्ति को विश्व बैंक या वैश्विक समुदाय क्या मानता है? निर्धन। इसे अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा या इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के नाम से भी जाना जाता है। लोगों का अनुपात कितना है? 1990 के 36% से गिरकर 2015 में 10% हो गया, यानी कि विश्व में गरीबी घटी है, बहुत तेज गति से घटी है, जो कि अच्छी बात है। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, बहुत कमी आई है, लेकिन इसमें वृहद क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी हैं। अर्थात कुछ देशों में गरीबी बहुत तेजी से घटी है और कुछ देशों में गरीबी घटी ही नहीं या बढ़ भी गई है, ऐसी स्थिति भी है। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में वृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 में जो चाइना में 88.3% जनसंख्या गरीब थी, वो अब 2008 में कितनी हो गई है? 14.7%। और 2017 में कितनी हो गई है? 0.7%। देखिए कितनी जबरदस्त तरीके की है चीन ने। चाइना में 1981 में जनसंख्या 88.3% जनसंख्या गरीब थी और फिर 2005 में मात्र 0.7%, यानी कि 1% जनसंख्या भी अब चाइना में गरीब नहीं है। कितनी जबरदस्त सफलता प्राप्त की है चाइना ने, ये वाकई में काबिले तारीफ है। दक्षिण एशिया के देशों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी तीव्र ही रही है और 2005 में 34% से घटकर 2013 में 16.2% निर्धनों की संख्या रह गई है। निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में भी भारी कमी आई है। 2005 में 510.4 मिलियन लोग गरीब थे और 2013 में घटकर कितने हो गए? 274.5 मिलियन लोग गरीब हैं। ये दिखाता है कि गरीबी किस प्रकार से घट रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये टेबल हमने देख ही लिए, अब नीचे चलते हैं। अब यहां से देखते हैं। सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 2005 के 51% से घटकर 2015 में 41% हो गई। जो सब सहारा अफ्रीका है वहां निर्धनता 51% से घटकर कितनी हो गई है? 41%, जिसे हम आरेख 3.3 में देखेंगे अभी। लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा है। यहाँ पे निर्धनता रेखा 2005 में 10% से गिरकर कितनी हो गई है? 2015 में 4%, यानी कि गरीबी सब देशों में घट रही है। ये अच्छी बात है फिर से। और अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा, जिसे मैं बार बार बता चुका हूं, विश्व समुदाय के अनुसार, विश्व बैंक के अनुसार $1.9 प्रतिदिन से नीचे कमाने वाले व्यक्ति को निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। अब हम ये देखते हैं।
प्रतिदिन $1.9 से कम कमाने वालों की संख्या। नाइजीरिया में 53.5 ये संख्या है, जबकि बांग्लादेश में 14.8 है, भारत में 21.2% है गरीबी, पाकिस्तान में मात्र 4% गरीब लोग हैं। देखिए कितनी चौंकाने वाली बात है। हम पाकिस्तान से अपने आप को बहुत तुलना करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एशिया के जो देश हैं, आप देख लीजिए हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सब यहाँ लगभग दिख रहे हैं, उन सब में सबसे ज्यादा गरीबी, बुरा मत मानना, भारत में ही है। भारत में ही सबसे ज्यादा गरीबी है, 21.2% लोग हमारे यहाँ पे गरीब है, जबकि बांग्लादेश में 14.8 है, पाकिस्तान में मात्र 4% है, चाइना में 0.7% है, ब्राजील में 4.8% है, इंडोनेशिया में 5.7 और श्रीलंका में 0.8। और हम क्यों गरीब हैं इसका कारण मैं पहले ही बता चुका हूं। भारत में जितने बच्चे पैदा होते हैं एक साल में, उतनी तो कुल जनसंख्या है ऑस्ट्रेलिया की, तो हम हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं। ये हमारी है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे दे रखा है 2005 से 2015 के बीच में विश्व बैंक के आंकड़े। ये ब्लू लाइन चाइना की है, ये वाली लाइन पूर्वी एशिया और प्रशांत की है, ये वाली लाइन सब सहारा अफ्रीका की है, फिर ऐसा कलर वाली लाइन लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों की है, और ये वाली लाइन दक्षिण एशिया की है। तो आप देख सकते हैं पहली लाइन हम देख रहे हैं सब सहारा अफ्रीका की, गरीबी बहुत तेज गति से घटी है, 50 से ऊपर थी पहले और अब लगभग 40 के आसपास आ गई है। फिर ये वाली लाइन देखते हैं दक्षिण एशिया में गरीबी बहुत तेजी से घटी है, लगभग 35% जनसंख्या गरीब थी और अब घटकर कितनी हो गई है, लगभग 15%। फिर ये लाल वाली लाइन इसकी है पूर्वी एशिया प्रशांत की, यहाँ पे भी गरीबी बहुत तेजी से घटी है, देखिए 19% के आसपास थी और घटकर अब कितनी हो गई है, लगभग 4% के आसपास। ऐसे ही ब्लू वाली लाइन है चाइना की, 19% जनसंख्या गरीब थी जो अब घटकर लगभग 1% के आसपास आ चुकी है। और पीली वाली लाइन है, यहाँ थोड़ा सा कम गरीबी घटी है लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों में, यहाँ लगभग 9% जनसंख्या गरीब थी और आज भी वहां 4% के आसपास लोग गरीब है। तो ये इस प्रकार से विभिन्न देशों के तुलनात्मक अध्ययन। अब ये हमारा क्षेत्रवार निर्धनों की संख्या है, सब सहारा अफ्रीका, दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन देश, पूर्व एशिया प्रशांत और चाइना में। आप देख सकते हैं 2005 में लगभग ये कितना है, 1450 करोड़, ठीक है, ये 1450 मिलियन है, एक्चुअली में करोड़ नहीं मिलियन है, 1450 मिलियन सब सहारा अफ्रीका में लोग गरीब थे और अब घटकर कितने रह गए, ये वाली लाइन देखिए, इसकी इधर चलेंगे हम तो लगभग 500 मिलियन है अब गरीब। और ऐसे ही अन्य राज्यों में, ये देशों में, दक्षिण एशिया में देखिए लगभग ये 1100 मिलियन थे गरीब और अब घटकर कितने हो गए, ये वाली लाइन यहाँ आ रही है, तो इसका मतलब लगभग 70-80 मिलियन के आसपास गरीब है। तो इस प्रकार से चाइना की आप गरीबी की देखेंगे तो चाइना की गरीबी लगभग 230 करोड़ के 230 मिलियन थी, जो अब घटकर बहुत ही कम आ चुकी है, जीरो के लगभग पास ही आ चुकी है, हालांकि दिखाई नहीं दे रहा है, काफी नजदीक आ चुकी है। तो इस प्रकार से गरीबी बहुत तेजी से घटी है। अब हम आते हैं निर्धनता के कारण। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, निर्धनता के कारण क्या थे। सबसे पहला कारण हमने क्या चर्चा की थी, जनसंख्या। भारत में इतनी जनसंख्या अधिक है कि निर्धनता का सबसे बड़ा कारण यही है। अगर कमाने वाला 1 होगा और खाने वाले 10 होंगे तो कैसे चलेगा काम। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति के ऊपर एक व्यक्ति को बैठा दिया जाए तो वो उसका बोझ संभाल लेगा, 2 व्यक्ति को बैठा दिया जाए वो उसका भी बोझ संभाल लेगा, लेकिन अगर 10 व्यक्तियों को उस व्यक्ति के ऊपर बैठा दिया जाएगा तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, मर जाएगा वो तो दबकर नीचे। तो वही भारत के साथ हो रहा है, इतनी ज्यादा जनसंख्या हो गई है कि रोटी भी कम पड़ रही है, कपड़ा भी कम पड़ रहा है, मकान भी कम पड़ रहा है, शिक्षा भी कम पड़ रही है, स्वास्थ्य भी कम पड़ रहा है, सड़कें कम पड़ रही हैं, बिजली कम पड़ रही है, संसाधन कम पड़ रहे हैं, सब कुछ कम पड़ रहा है, इतनी जनसंख्या हो गई है भारत में। तो यही है हमारी निर्धनता के कारण। अब हम इस टॉपिक को छोड़कर आगे चलते हैं क्योंकि निर्धनता के कारण हमने पहले ही पढ़ लिए। अब हमें देखते हैं निर्धनता निरोधी उपाय। निर्धनता निरोधी उपाय मतलब कि निर्धनता को दूर करने वाले कौन कौन से उपाय हैं उसकी चर्चा करते हैं। निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है, अर्थात निर्धनता को दूर करना ही भारत की विकास नीति का उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर 2 कारकों, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है। अर्थात
ध्यान दे, मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्धनता को दूर करने के दो तरह के उपाय। ध्यान देना, निर्धनता को दूर करने के क्या हैं? दो तरह के उपाय। एक सामान्य उपाय है और एक सरकारी उपाय है। सामान्य उपाय कौन से हो सकते हैं? कि जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए, बेरोजगारी दूर की जाए, शिक्षा को बढ़ाया जाए, ठीक है। और क्या हो सकता है? भूमिहीनता की समस्या दूर की जाए, बाल श्रम को रोका जाए। ये तो है निर्धनता के सामान्य उपाय। जो कारण है निर्धनता के, अगर उन्हें दूर कर देंगे तो गरीबी रहेगी नहीं, तो वो तो है सामान्य उपाय। सरकारी उपाय क्या होते हैं निर्धनता के? सरकार जो कार्यक्रम स्टार्ट करती है गरीबी दूर करने के लिए, उसे हम निर्धनता निरोधी सरकारी कार्यक्रम या निर्धनता निरोधी सरकारी उपाय कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब इसमें, यहाँ 1980 के दशक के आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग दे दिया जाता है, तो उससे प्रति व्यक्ति आय निकल कर आती है। तो क्या सूत्र हुआ प्रति व्यक्ति आय का? प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय अपॉन कुल जनसंख्या। और निर्धनता में भारी गिरावट भी आई है। 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुमान 45% का था और 1980 के दशक के आरंभ में भी वही बना रहा। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही, यानी कि भारत ने सबसे तेज तरक्की की थी 1980 के दशक में। समृद्धि दर 1970 के दशक के करीब 3.5% के औसत से बढ़कर 1980-90 के दौरान कितनी हो गई? ग्रोथ रेट 6%। ये ग्रोथ रेट क्या होती है? आर्थिक समृद्धि दर अर्थव्यवस्था के विकास की दर होती है, और जब आर्थिक समृद्धि होती है, अर्थव्यवस्था का विकास होता है, तो रोजगार बढ़ता है, आय बढ़ती है और गरीबी दूर होती है। इसलिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच में एक घनिष्ठ संबंध है। जितनी ज्यादा आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी उतनी ही गरीबी घटेगी। आर्थिक समृद्धि अवसरों को क्या करती है? व्यापक बना देती है, रोजगार बढ़ाती है, निवेश बढ़ाती है, मानव विकास के लिए निवेश आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। अर्थात जितना ज्यादा विकास होगा भारत का, लोग उतने ही ज्यादा क्या करेंगे? अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, तो ये उसके ऊपर भी इम्पैक्ट डालती है। यह संभव है कि आर्थिक विकास से सर्जित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष रूप से लाभ नहीं उठा सके। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा बहुत कम रही है। भारत में ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन किसानों के लिए अभी भी उतनी ग्रोथ नहीं हुई है, क्योंकि भारत में जो मानसून है वो काफी अनप्रिडिक्टेबल है, अनिश्चित है, जिसके कारण किसानों को बारिश की समस्या का सामना करना पड़ता है। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग कहाँ रहता है? गांव में रहता है और कृषि पर ही आश्रित है। तो कृषि में अगर नुकसान होता है तो ग्रामीण जनसंख्या निर्धनता की ओर धकेल दी जाती है, नुकसान होता है उन्हें। इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की एक स्पष्ट आवश्यकता है। लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम क्या होते हैं? निर्धनता को लक्ष्य करके जो कार्यक्रम स्टार्ट किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, उन्हें ही लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम कहते हैं। यद्यपि ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया था। उनमें से कुछ का हम उल्लेख कर रहे हैं। पहली है मनरेगा। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कुछ जानकारी। सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में 2005 में नरेगा योजना स्टार्ट की गई। कहां स्टार्ट की गई? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में वर्ष 2005 में नरेगा योजना स्टार्ट की गई और 2009 में इसका नाम बदलकर नरेगा से मनरेगा कर दिया गया, अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 कर दिया गया। पहले इसका नाम क्या था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, और 2009 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। ठीक है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिन के लिए उपलब्ध कराना था। अर्थात इसमें 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है कि एक वर्ष में कम से कम एक परिवार से 100 दिन का रोजगार व्यक्ति को जरूर दिया जाएगा, ताकि उसकी गरीबी दूर हो सके। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना है, ताकि सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। जो मनरेगा में जो काम करते हैं मजदूर, वो उनको
उन्हीं के आसपास के क्षेत्रों में 15 किलोमीटर के अंदर कार्य दिया जाता है, उन्हीं के गांव में, और गांव से संबंधित जो विकास कार्य होते हैं उनमें इनका योगदान लिया जाता है। इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं को भी दिया जाता है, यानी कि जो मनरेगा में काम करेंगे लोग, उसमें 33% रोजगार किसे दिया जाएगा? महिलाओं को। जितना रोजगार होगा उसका 33%। आगे बढ़े। इस स्कीम के तहत 4.78 करोड़ परिवारों को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया है पिछले कुछ समय में। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं का हिस्सा कितना है? 23% अनुसूचित जनजाति है, 17% अनुसूचित जनजाति है और 53% महिलाओं को मनरेगा के तहत काम मिलता है। औसतन रोजगार वर्ष 2006-07 में 65 रुपए से बढ़ाकर 132 रुपए वर्ष 2013-14 में कर दिया गया। अर्थात 2013-14 में मजदूरी, मनरेगा के मजदूरों की जो मजदूरी होती है वो 65 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 2013-14 में 132 रुपए। हाल ही में मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर और संशोधित की गई है। इन राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में मजदूरी की सीमा अब क्या है? 281 रुपए प्रतिदिन है हरियाणा श्रमिकों के लिए और 168 रुपए है प्रतिदिन बिहार और झारखंड के श्रमिकों के लिए। तो इस तरह से मजदूरी बढ़ा दी गई है इनकी, मनरेगा के मजदूरों की। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी इसके लिए। इसी तरह राज्य सरकारें भी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो उसे क्या दिया जाता है? दैनिक बेरोजगार भत्ता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको काम नहीं मिलता है 15 दिन के अंदर मनरेगा में, तो उसे क्या दिया जाएगा? बेरोजगारी भत्ता। एक और महत्वपूर्ण योजना है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना। इसमें क्या होता है कि काम करने के बदले में पैसा नहीं मिलता बल्कि अनाज मिलता है, और यह 2004 में देश के सबसे पिछड़े जिलों में 150 जो पिछड़े जिले हैं देश के, उनमें यह कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता होती है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक होते हैं, अर्थात जो मजदूरी का काम करना चाहते हैं, जिनको दूसरे काम नहीं आते, उन लोगों के लिए पिछड़े, एकदम बिल्कुल पिछड़े जिलों में ये स्टार्ट की गई। इसका क्रियान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया है। अर्थात इस कार्यक्रम में जितना भी पैसा खर्च होगा राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना में, वो सारा खर्च कौन उठाएगा? केंद्र सरकार। और राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि वो काम के बदले में अनाज दे सकें। एक बार NREGA लागू हो जाए तो काम के बदले अनाज NFWP का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत ही शामिल हो जाएगा। अर्थात इन दोनों योजनाओं को मर्ज कर दिया जाएगा, शामिल कर दिया जाएगा एक दूसरे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक अन्य योजना है जिसे 1993 में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। इस योजना का उद्देश्य क्या है प्रधानमंत्री रोजगार योजना का? कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको कैसे नौकरी के बजाय स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए और उनको अवसर दिया जाए स्वरोजगार करने के लिए, उसी के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता दी जाती है, पैसे के रूप में भी और ट्रेनिंग के रूप में भी। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में प्रारंभ किया गया। ये एक और नई योजना है जिसका क्रियान्वयन 1995 से आरंभ हुआ है। इसका उद्देश्य भी क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे शहरों में स्वरोजगार के लिए अवसर सृजित करना। अर्थात ये केवल ग्रामीण क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, जो छोटे छोटे शहर होते हैं उनमें भी ये योजना आगे बढ़ाई गई है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के तहत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ 1999 में किया गया। पहली योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो गई, फिर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम हो गया, फिर ये एक और आ गई है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो कि 1999 में प्रारंभ हुई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूह में संगठित करके बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता के रेखा के ऊपर लाना है। अर्थात इस योजना के अंतर्गत जो निर्धन प्राप्त हैं
उन्हें स्वयं सहायता समूह के द्वारा उनका इकट्ठा करना, उनकी छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करना, उन बचतों के द्वारा जो ऋण है बैंक से वो लिया जाना, उनकी सहायता करना, विभिन्न प्रकार की सब्सिडी दिलाना इनको स्वरोजगार के लिए, ये इस योजना का लक्ष्य रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में प्रारंभ की गई, वर्ष 2000 में। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। फिर आते हैं हम आगे, यहां से आते हैं भावी चुनौतियां। ये हमने देख लिया है। भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से बहुत गिरावट आई है। हमने बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं भारत ने निर्धनता को दूर करने के लिए। संख्या की दृष्टि से भी कम आई है और जो प्रतिशत की दृष्टि से उसमें भी कमी आई है। तो इसका मतलब भारत सही दिशा में है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग गरीब हैं। इसमें यही चीज बताई गई है कि भावी चुनौतियां हमारी क्या हैं। भावी चुनौतियां हैं, सबसे पहली जो हमारी भावी चुनौती है वो जनसंख्या को नियंत्रण करने की चुनौती है, क्योंकि हमारी समस्या की जड़ क्या है, हमारी गरीबी जो है उसकी समस्या की जड़ है बढ़ती हुई जनसंख्या। अगर हम इसे कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। तो हमारी भावी चुनौती क्या है निर्धनता की? जनसंख्या को कंट्रोल करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, आर्थिक विकास की रफ्तार तेज करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना। अब तक हमारे देश की सबसे बड़ी जो समस्या रही है जनसंख्या, उसके बाद दूसरी अगर मैं मेरी हिसाब से व्यक्तिगत समस्या मानूं तो बच्चों, हमारे देश में हमारे पेरेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? हमारे पेरेंट्स हम सब बच्चों से क्या कहते हैं कि आईएएस बनना, आरएस बनना, कलेक्टर बनना, आईपीएस बनना, टीचर बन जाना, वकील बन जाना, सब ये कहते हैं। आप जानते हैं मेरे कहने में और क्या अंतर है? अब मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना आप। ये हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं और हमारे जितने भी अध्यापक हैं वो हमसे हमेशा एक ही चीज का आशा रखते हैं कि हम नौकरी करें। हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स हमसे क्या आशा रखते हैं कि हम नौकरी करें। लेकिन मुझे एक चीज बताओ बच्चों, नौकरी करोगे तुम तो नौकरी देगा कौन? जब तक हम जापान, चीन, अमेरिका इनकी भांति रोजगार देने वाले नहीं बनेंगे तब तक रोजगार लेने वालों के लिए रोजगार रहेगा ही नहीं। क्योंकि कोई रोजगार देने वाला होगा तभी तो कोई रोजगार लेगा। आप नौकरी तो करना चाहते हैं लेकिन नौकरी देने वाला अर्थव्यवस्था में कोई है ही नहीं, तो आप किसके यहाँ नौकरी करोगे बताओ? और नौकरी देने वाला कहां से होगा? आप में से तो कोई होगा जो बिजनेसमैन बनेगा। तो मेरे हिसाब से आपको नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए। और यही भारत सरकार की नई योजना है, जिसे आप प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च की थी अभी, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम, जिसके तहत जिन लोगों के पास, युवाओं के पास नए रोजगार के अवसर हैं, जो नई सोच रखते हैं, कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, उनके लिए स्टार्टअप योजना के तहत लोन की सुविधा है ताकि वो आगे बढ़े और खुद भी रोजगार करें, स्वरोजगार, और अन्य लोगों को भी स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें। तो यही हमारी भावी चुनौतियां हैं। उम्मीद है ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। आपको अच्छा लगा होगा ये चैप्टर। हमने आप इस चैप्टर में कई चीजें देखी। निर्धनता क्या होती है, निर्धनता के कारण क्या होते हैं, निर्धनता रेखा क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा क्या होती है। हमने ये सब टॉपिक 1 बाय 1 करके इसमें देखे हैं। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे भी और भी टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।